किसान बिल के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि कुछ बोला जाए, और बोल करके ही सपोर्ट मैं अभी दे सकता हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो किसान बिल के बारे में जो गवर्नमेंट ये बता रही है कि किसानों के हित में वो कर रही है और किसान के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि हमेशा जब भी चाहे वो जीएसटी लाया गया या फिर नोटबंदी हुआ, कहीं भी कुछ भी कानून लेकर के अगर सरकार आती है तो वो उसके फ़ायदे ही बताती है, जबकि उसका विपरीत हम लोगों को जो है हर एक कुछ देखने को मिला है। नोटबंदी में भी बताया गया था कि 50 दिन का समय दीजिए, इससे जो सो हर एक कुछ जो है सही हो जाएगा, नक्सलवादी जो है वो लोग जो है सो ख़त्म हो जाएंगे, ब्लैक मार्केटिंग वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत ऐसी बातें बताई, लेकिन 50 दिन के आप तो देख ही रहे हैं कितने साल हो गए, लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ पॉजिटिव नहीं। हमारे देश की जनता जो सो परेशान हुए, लाइन में लगे, और कितने लोग जो है इस दुनिया से भी चल बसे। बात हो जाती है फिर जीएसटी की कि 1 नेशन 1 टैक्स रहेगा, उससे भी 6 स्लैब बनाया गया और उसका भी कोई रिज़ल्ट जो पॉजिटिव नहीं हुआ। तो सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। ये जो डुअल पॉलिसी लेकर के चलते हैं, दोहरे मापदंड वाली ये सरकार है। तो जाहिर सी बात है, जो आपने पूर्व में जैसा भी किया है तो विश्वास कैसे हो। विश्वास होने के लिए आप कोई तो एक काम ऐसा सार्थक करते हैं जिसका रिजल्ट पॉजिटिव रहता है और समझ में आता है कि हाँ भाई, जो सरकार बोलती है वो करती है। कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क है। तो क्यों नहीं किसान डरेगा। अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि भाई किसानों के लिए ये बिल लाया गया है, ये अध्यादेश लाया गया है। छोटी सी बात या सवाल मैं रखना चाह रहा हूँ सरकार के समक्ष, और सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ये जो बिल को टेबल किया गया है, तो इसमें क्या सांसद लोग थे, क्या उनसे बहस हुई, और एडवाइजरी कमेटी में क्या ये बिल को भेजा गया। एडवाइजरी कमेटी तक में आप नहीं भेजे हैं। स्टेक होल्डर्स जो हैं, स्टेक होल्डर से आपने बात नहीं किया। तो बिना किसी के राय मशवरे और सलाह के, बिना बहस के आप जो सदन में इसको पारित कर देते हैं, जबकि जितने भी सांसद हैं वो बाहर में, सदन से बाहर थे, धरना दे रहे थे, और आप बिना किसी के रहते हुए आपने इस बिल को पास कर दिया। कैसे माना जाए कि ये जो संसदीय बिल है, कैसे माना जाए कि आप जैसे किसान के हित में कर रहे हैं, और किसान ने बोला भी नहीं था। फिर आप कैसे इस बिल को ला करके और ये सिद्ध कर रहे हैं कि किसानों के हित में ये सही है। अब मैं बताता हूँ कि किसानों के हित में ये बिल तब सही होता जब एमएसपी जो है आप जो है सो पूरे राष्ट्र के लिए एक कर देते, ताकि किसान कहीं भी जाए वो अपने फसल को उसी रेट में किसी भी राज्य में बेच सके। आप ये नहीं कर रहे हैं, आप लिखित रूप से ये नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मसला जो मेन हो रहा है इसी चीज़ को लेकर के हो रहा है, एमएसपी को लेकर के। फिर आप बता रहे हैं कि नहीं, वो एमएसपी रहेगा ही। एमएसपी रहेगा तो फिर यहाँ पे बात करें बिचौलिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। किसान इस चीज़ को नहीं, वो अपने मंडी में जाकर के एपीएमसी जो है, जिसको बाज़ार समिति बोलते हैं, वो ट्रस्टेड भी है। हमेशा से किसान उस मंडी में जाकर के एमएसपी के रेट पे जो बेचती थी। तो आप फिक्स कीजिए इसको कि भाई हर एक राज्य में, जितने भी राज्य हैं इस देश के, कहीं पे भी किसान जाएंगे उनको जो से एमएसपी वाला जो एक रेट है जो तय किया गया वो पूरे राष्ट्र के लिए मिलेगा। ये तो आप बोलते नहीं हैं, ये तो आप करते नहीं हैं, सिर्फ लफबाजी है, सिर्फ लफबाजी। आपकी नीयत जो है सो सही नहीं है, सरकार की नीयत सही नहीं है, मंशा सही नहीं है, तो सवाल उठना लाजिम है। फिर बात आती है कि एमएसपी तो आप कर नहीं रहे हैं, कोई ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, आपने किसी से बात नहीं किया, सदन में भी बिल जो है सो टेबल किया और पास भी कर लिया, कल होकर के इसको एक्ट भी बना देंगे। तो सब चीज़ मनमाना और ज़बरदस्ती, और इसके विरोध में जो भी हमारे किसान खड़े, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि देश के अन्नदाता कहलाते हैं। सरकार आती जाती रहेगी, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही बताया था, लेकिन हमको देश के बारे में सोचना चाहिए, प्रजातंत्र के बारे में सोचना चाहिए, लोकतंत्र के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो अभी वर्तमान की जो सरकार है, ये इसको ताक पे रख के इन सारी बातों को और मनमानी कर रही है। अब सवाल अगर किया जाए सरकार से, तो अब तो सरकारी संविधान भी है, सरकार ही कानून है, सरकार ही देश है। अपने आप में ऐसा लगता है। प्लस जो टुच्चे जो आईटी सेल के लोग हैं, जो हमेशा सरकार का बचाव करती है, ठीक है भाई, तुमको पैसा मिलता है,
10 पैसा 20 पैसा में पोस्ट करते हो, पूरा सोशल साइट पे जो सुगंध फैलाए रहते हो, वो बात अलग है, लेकिन तुम भी इसी राष्ट्र के हो, तुमको भी सोचना चाहिए। और रही बात है तुमको पैसा जो मिलता है तो तुम किसी एक के लिए भक्ति या किसी एक दल के लिए भक्ति दिखाते हो, लेकिन जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो राष्ट्र हित में जो बातें होंगी उसको लेकर के ही कोई बोलेगा। अब उसमें अगर किसी को लगता है कि भाई ये देशद्रोही है, मतलब है कि स्टूडेंट अगर विरोध करता है सरकार का या उससे सवाल पूछता है, कोई भी छात्र छात्राएं जो भी है, तो उसको भी देशद्रोही बोल दिया जाता है। कोई आवाम जो है, जो जनता है, वो जनता जो है अगर कोई बात अगर बोलती है तो उसमें जो है सो उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है। कोई भी जो सवाल करता है अगर सरकार से, सरकार किसके लिए है, मतलब सरकार आम जनता के लिए है, आम जनता ने उसको चुना है, यही तो लोकतंत्र है, वो चुन करके सरकार आई है। नहीं जो सरकार बोल दे कि भाई नहीं, जनता ने हमें नहीं चुना है, हम ईवीएम के सहारे आते हैं, अगर खुल करके बोल दे और हम मनमाना करेंगे तो फिर सरकार करे, फिर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सरकार जब चुन करके आती है, जब बताया जाता है कि भाई जनता चुनती है सरकार को, तो क्या जनता का अधिकार नहीं है? चाहे वो छात्र हो या आवाम हो या फिर ये हमारे किसान हो, कोई भी हो, किसी रूप में भी हो, तो क्या उनका अधिकार नहीं है सरकार से सवाल करने का? और जहाँ कुछ गलत है तो जाहिर सी बात है विरोध उसका होगा ही। अगर विरोध के डर से आप किसी के ऊपर लेबल लगाते हैं कि देशद्रोही है, तो आप सरकार में मत रहिए, जाइए विपक्ष में बैठ जाइए। विपक्ष में अच्छा भी रोल अदा किए, लेकिन अगर सरकार में है, जनता ने चुनी है, जनता भरोसा जताती है और खुद अगर लगता है कि हाँ जनता ने चुन करके आपको उस जगह भिजवाया है, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। आज तक कहीं भी किसी मुद्दे पे सरकार खुद जो सो जनता के सामने जा करके उसके मुद्दे को समझते हुए कोई जवाब नहीं देती है, कभी भी, जब से है, पूर्व में भी देखा गया और अभी भी देखा जा रहा है। और किसान की हालत मैं बोलूँ तो सिर्फ ऐसा नहीं कि भाजपा में, कांग्रेस के टाइम में भी खराब ही था, लेकिन इतना नहीं। अभी जो हो रहा है वो अति हो रहा है। ठंडी में लोग अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ करके या बच्चों को लेकर के भी सड़क पे सो रहे हैं, एक मतलब पतला सा जो चादर है वो ओढ़ते हैं, तो इतना आसान नहीं है। और सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि वो यहाँ के नहीं है? भाई वो इसी देश के हैं, इसी देश के नागरिक है, कभी भी होता है तो आप सीधे उसको देशद्रोही बोल देते हैं, कुछ ना कुछ उसके ऊपर जो है लांछन लगा डालते हैं, ये गलत है। आप कैसे लांछन कैसे लगा सकते हैं? कभी एनआरसी एनपीआर और सीए का मुद्दा होता है तो उसमें आप बता देते हैं कि भाई देशद्रोही है तो बांग्लादेशी है, कुछ भी, तो आप अपने जो भी जनता है उसके बीच में ना जा करके हट धर्मी कि उसको कुछ भी बोल देना, कोई भी लांछन लगा देना, कोई भी ब्लेम लगा देना, मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये सरकार का सकारात्मक रवैया कहलाएगा। और जब अगर आप इस चीज को देख रहे हैं, कोई भी अगर वैसा विरोध हो रहा है तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं कि एक जो दल में है या जो सरकार के जो पक्ष के लोग हैं या टुच्चे जो आईटी सेल के लोग हैं वो देशभक्त हो गए, जो देश के लिए जो ईमानदारी से सोचते हैं, करते हैं, सवाल उठाते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, तो वो देशद्रोही हो गए, वो देशभक्त नहीं है। तो यहाँ किसान का भी वैसे ही ये मुद्दा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक उदाहरण दे दूं, पेप्सिको जो है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता है क्या, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझा दूं इन शॉर्ट, कि जो भी किसान है, मान लिया कि मेरा गांव है, मेरे गांव में जो है सो कुछ एकड़ जमीन है, उसमें कोई आ गया प्राइवेट कंपनी वाला, बोला कि भाई हमें आलू चाहिए, हमें गेहूं चाहिए, हमें धान चाहिए, जैसा भी जिसको भी है उस अपने हिसाब से, कि ताकि उसका प्रोडक्ट बनाए या उसका फिर वो मार्केटिंग करे, तो वो बता देता है कि हमारे इतना एकड़ ज़मीन में 5 लोगों को बता दिया कि भाई हमको 5 एकड़ ज़मीन में आलू चाहिए या प्याज चाहिए या फिर चावल चाहिए, गेहूं चाहिए। तो उस हिसाब से किसान तो उपज करता है। बाद में पता चलता है कि वो 5 में से 2 का लिया, 3 का नहीं लिया। अब उसका कौन हर्जाना देगा? क्या सरकार देगी? नहीं देगी। और अगर कल होकर के वो जाता है और मान ली किसी दूसरे को वो बेचता है, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो वो ओनर रहेगा, जो बोलता है कि भाई 5 एकड़ जमीन में हमें आलू चाहिए, गेहूं चाहिए, जो भी, अगर वो उसका अनाज नहीं लेता तो वो किसान तो ऐसा नहीं कि उस फसल को सड़ाएगा या फेंक देगा, वो जा करके बेचेगा, ताकि उसकी जो लागत है, जो उपज की या जो उसकी मेहनत है खेती में हुई है, तो उसका वो निकल सके। अब वो वहां जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। जो प्राइवेट कंपनी है वो एक्शन की भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट तुमसे किया, जब हम फसल नहीं लिए तो तुम्हारा अधिकार नहीं बनता कि तुम जाकर के कहीं बेचो। अब ये मुद्दा हो जाता है, फिर उसके ऊपर केस होता है। पेप्सिको ने भी ऐसा ही किया कि कुछ लोगों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे जो अपना जो फसल है
वो फसल बोले कि भाई ये तुम उपज करो और फिर हम लेंगे, कुछ से लिए और कुछ किसानों का छोड़ दिए। वो किसान जाकर के बाहर मार्केट में सेल किए, पता चलता है कि फिर उसके ऊपर केस पेप्सिको ने कर दिया। तो लेकिन चलिए वो आनन फानन में फिर जो है सो वो केस वापस ले लिए, लेकिन ये ऐसा होगा ही होगा। अब धीरे धीरे क्या है कि किसान आज ये कर रहे हैं, हर तरह का फसल करते हैं, हर तरह का चावल का उपज करते हैं। अब जो क्वालिटी वाला रहता है बड़ी बड़ी कंपनी ले लेती है, एमएसपी दर पे जो है फिर सरकार ले लेती है, तो वो गरीबों को देती है। जो लाल कार्ड, पीला कार्ड, क्या क्या कार्ड होता है जिसके माध्यम से जो है सो गरीबों को जो है सस्ते में अनाज मिल पाता है, तो वो नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतनी हावी हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी इतनी हावी हो जाएगी कि वो अपने गोडाउन को भरना शुरू करेंगे। उसमें फिर किसान के ऊपर केसेस भी होंगे, फिर किसान का कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। एमएसपी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। सीधे सरकार भी बोलेगी कि भाई अनाज है ही नहीं खरीदने के लिए, सारे जो भी किसान है मुनाफा में जो दूसरी जगह भेज दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं या फिर सप्लाई कर दे रहे हैं। फिर बोला जाए कि भाई ऐसा करते हैं कि जितना भी अनाज जो हम देते थे तो सब्सिडी के रूप में जो जैसे 2 रुपये 3 रुपये केजी जो सो गरीबों को अगर मिल जाता है किसी राज्य में या कहीं पे भी दिया जाता है अनाज, तो वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि गरीब भूखे मरेंगे और किसान भी मरेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला अपने हिसाब से फसल लेगा, किसी का नहीं लेगा। अब वो बाहर बेच नहीं सकते, बेचेंगे तो उनके ऊपर केसेस होंगे, जैसा पेप्सिको ने किया था। तो गारंटी नहीं है। सरकार का यहीं पे मंशा जो है सो गड़बड़ दिखाई देती है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक तरीके से तो दिखाया जा रहा है, एक जो रूप है कि बहुत अच्छा है, किसान अपना जो है सो ज़्यादा जो सो मुनाफा जो है वहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ किसी को ही बेच सकता है। दूसरा, सरकार ये बताती है कि भाई कहीं पे भी जाके बेच सकते, तो कहीं तो पहले भी बेचा जा सकता था, अब बेचा ही जाता रहा है। क्योंकि मेरा भी अनाज है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो मेरा भी अनाज होता है तो मेरा भी बेचा जाता है। तो अब ये भी सुनिए, जो मंडी में जाता है या कहीं पे भी डायरेक्ट ऐसे नहीं चला जाता है गोडाउन में, और एफसीआई जो है एमएसपी तय करती है। तो वो उस चीज़ के लिए जब हमारे फादर देते हैं तो कभी होता है कि भाई गनी बैग यानी कि बोरिया जो है जिसमें अनाज डाल करके गोडाउन में रखा जाता है, तो वो बोरिया नहीं रहता। कभी बताया जाता है कि जगह नहीं है। तो अब बताइए, एक किसान वो हमेशा अपने ट्रैक्टर पे या ट्रक पे अपने माल को भर के यानी अनाज को भर के कहीं अगर ले जाता है तो कितनी बार वापस होगा, कितनी बार आएगा, ले जाएगा। तो वो इस परेशानी से बचने के लिए क्या करता है कि बिचौलिया फिर नज़र आता है कि भैया अब क्या है, एमएसपी अगर मान लिया कि 18.5 रुपये किसी चीज़ का तय होता है, अब इतना परेशान हो गया इसका डीजल पेट्रोल जिससे भी वो लेकर के आता है, ट्रक से लेकर के आता है, ट्रैक्टर से लेकर के आता है, तो मान लीजिए डीजल उसका खर्च अलग, कितने डिस्टेंस से आता है उसकी दूरी आप सोच लीजिए। तो सारा चीज़ का जो लागत वागत आप सोचता है कि अब क्या करें। कभी जो सो जगह नहीं है गोडाउन में, कभी जो बोल रहा है कि बोरिया नहीं है, बार बार बुला रहा है, मेरा इतना तेल भी जल रहा है, लागत भी नहीं ऊपर हो पाएगा। तो आनन फानन में वो किसी को भी वो दे देता है कि भैया जो 18.5 रुपये एमएसपी आप ऐसा करो कि आप जो सो हमको 6.5 रुपया दो या 7.5 रुपया दे दो। अब क्या करें, अब वो जो है सो परेशान कर दिया जाता है। तो इस तरीके से सरकारी तंत्र भी इतनी आसानी से जो सो सारा काम जो सो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि सब ऊपर से नीचे तक जो सो सब मिले हुए हैं। अब वो क्या करते हैं कि प्राइवेट किसी बिचौलिए को दे दिए, बिचौलिए से फिर ये सरकारी बाबू लोग जा करके अपना खरीदारी करते हैं, एमएसपी रेट दिखाते हैं फाइल में। लेकिन अगर मान लिया कि 7.5 रुपये में किसान ने बेच दिया और उस बिचौलिए से जो सो ये 10 रुपया दे करके ये सरकारी बाबू खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं कि उस चीज़ को रजिस्टर पे चढ़ाते हैं कि हमने 18.5 रुपये में बेचा। अब कितना प्रॉफिट है, ये ब्लैक मार्केटिंग ऐसे ही होता है। फिर प्राइवेट भी एजेंसीज वगैरह या प्राइवेट कंपनी वगैरह जो जितना चाहे जो भी चाहे स्टॉक करे, किसान को ये सब कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आप एमएसपी फिक्स कर दीजिए पूरे राज्य के लिए, जहाँ भी किसान जाए वही एक मूल्य उनको मिले। या तो ऐसा कर दीजिए जैसे, क्योंकि हर एक लोग अपना अपना प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं या जो उनका अपना लागत है सब चीज़ जोड़ करके वो अपना एक रिटेल प्राइस जो है सो रख देते हैं। या तो गवर्नमेंट एमएसपी को लेकर के सोचे और इस पर अमेंडमेंट करे, कानून में सुधार करे, हठधर्मी नहीं दिखाए जो पूर्व में हमेशा दिखाए हैं। नोटबंदी को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, हर एक चीज़ में कोई भी बिल है अपने तरीके से पास कर लिए, कहीं कोई बहस नहीं, कहीं स्टेक होल्डर से बात नहीं, कहीं एडवाइजरी कमेटी में नहीं भेजना, और फिर सिर्फ गुण बताते हैं और रिजल्ट हमेशा बुरा ही रहता है। तो मैं यही बोलूँगा, या तो फिर एमआरपी जैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है किसी भी चीज़ का वो तय करे,
कि भाई हाँ ठीक है, कहीं पे भी जाएंगे तो ये जो एमएसपी से ज़्यादा जो सर कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं तो जो उसका लागत है वो निकले, साथ साथ वह कि उसका जो सो कहीं पे भी लॉस नहीं हो किसान का, तो वो एमआरपी रहता है कि इस स्टेट में इतना तो उस स्टेट में इतना जाएंगे तो जो है वो मतलब किसान उसमें लॉस नहीं रहेगा, कुछ बढ़ा करके उस कंट्री सॉरी उस स्टेट में ले सकते हैं किसी भी इस कंट्री के। तो ये एमआरपी का भी वैसा मसला नहीं कर रहे हैं, प्लस जो से एमएसपी जो है वो भी फिक्स नहीं कर रहे हैं। जो रैशनलाइज कम से कम करना चाहिए तो वो रैशनलाइज नहीं कर रहे। तो ये सरकार की मंशा यहीं पे पकड़ में आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ लफबाजी कर रहे हैं। इतने लोग आज भी जो भी किसान है, मुझे लगता है 6-7 किसान जो है सब तक शहीद हो गए। शहीद हम इसलिए बोलेंगे प्रदर्शन और सरकार के विरोध में जो इस तरीके इस बिल के खिलाफ में है और जो खुले आसमान के नीचे इस ठंडी में है तो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की लापरवाही से तो मैं सीधे यही बताऊंगा कि वो शहीद हो रहे हैं, क्योंकि वो जो है अपने उस आवाज़ को लेकर के, अपने उस बिल को लेकर के एक आवाज़ जो है सो सरकार के खिलाफ जो बन रहा है तो उसका जो है सो उनको एक सज़ा मिल रही है। तो उनकी शहादत को मैं यही चाहूँगा कि ईश्वर जो है अपने इसे कबूल करे और वो अपने चरणों में जगह दे। एक दूसरा ये है कि जितने भी लोग हैं सारे जो भी इस देश में हैं, किसी भी धर्म समुदाय के, किसी भी तबके के, सारे लोगों को किसान के हक में खड़ा होना चाहिए, खड़े रहना चाहिए जब तक ये विरोध चल रहा है। क्योंकि किसान के वजह से सबके घरों में जो सो अनाज है, किसान के वजह से जो सो हम जीवित हैं, किसी नेता के वजह से नहीं। नेता तो हम लोगों के वजह से जीवित हैं। हम लोग वोट देते हैं, लूटते खसोटते हैं, फिर वो खाते हैं, अपना संपत्ति बनाते हैं। तो ये मजाक नहीं, ये हकीकत है। तो किसान की वजह से हम हैं। किसान जो है हर एक कुछ जो है सो हम लोगों के लिए उपज करती है। जो देश में सारा चीज़ रहता है उसके बाद जो सो गरीबों को भी मिलता है, अमीरों को भी मिलता है, हर का भरण पोषण होता है। तो वो एक अन्नदाता के रूप में है। उसके लिए खड़े रहिए सारे लोग। सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है सो किसानों की सुनिए। किसानों की जो बिल में है जिससे इतना रोष दिख रहा है पूरे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राज्य की बात है। जो बहुत सारे टुच्चे लोग जो है, टुच्चे मैं बोलता हूँ, पता नहीं उन लोग को भी शर्म आती है नहीं आती है, लेकिन टुच्चे ही बोल सकता हूँ, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ मतलब परिवार के इस पे जा करके गाली वाली देना, उसके लिए इतना ही है जितना गाली देगा, जितना पोस्ट करेगा, 10-10 पैसे, 20-20 पैसे, 25 पैसे के हिसाब से वो लोग अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो इस वजह से देखते हैं कि जो भी देख रहा है, नफरत आपको दिख रही होगी तो वो सोशल साइट पे है। हालांकि धरातल पे या गांव समाज में आप लोग भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, कहीं पे भी आप जाके देखिए इतनी नफरत आपको नहीं दिखेगी जितनी सोशल साइट पे। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि सारे लोग जो सो किसानों के साथ खड़े रहिए और सरकार को भी इस चीज़ों को समझना चाहिए। बिल है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। हठधर्मी सही नहीं है। आप देश को लेकर के चलिए और कभी भी जो टूट अगर सरकार पैदा करती है तो उससे देश विश्वगुरु नहीं बनता है। या सिर्फ नामकरण करने से किसी भी चीज़ का वो चीज़ ऐसा नहीं कि बदल जाता है। अब साइकिल को हम मोटरसाइकिल नाम दे दें तो ऐसा नहीं वो मोटरसाइकिल हो जाएगा। मोटरसाइकिल को हम हेलीकॉप्टर दे दें तो वो हेलीकॉप्टर नहीं कहलाएगा। तब है कि शौक है अपना अपना, उसके हिसाब से जो है सो पोलराइज होता है। वोट बैंकिंग का एक जो सो एक बढ़ता है उनका वोट बैंक एक आधार मानते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार को भी मालूम है, सबको मालूम है कि अगर आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ वोटों के लिए तो ये राजनीति है। लोगों को भी समझना चाहिए कि राजनीति ही सिर्फ जो है, जो गंदे राजनीतिज्ञ हैं, जो मंशा गलत रखते हैं, वो सिर्फ हमको आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम आप एकजुट रहिए और हम और आप जो भी जाति धर्म किसी भी जगह में, किसी भी राज्य में, तो सिर्फ और सिर्फ जो समाज के बारे में सोचिए, उसके उत्थान के बारे में सोचिए। मैं कभी भी कोई वीडियो मैसेज करता हूँ या लाइव आता हूँ तो मैं इस चीज़ के ऊपर ध्यान देता हूँ कि जो बेहतर सोच है उसको सारे लोग जानें, सराहें और इस चीज़ को शेयर भी करें ताकि औरों तक भी बात पहुँचे। मेरा बस एक ही मंशा है कि नेता बनता बिगड़ता रहेगा, आता जाता रहेगा, सरकार भी बनती बिगड़ती रहेगी, लेकिन आपका और ये लोग अपने फ़ायदे के लिए जब सीट नहीं मिलता तो सब कुछ इधर उधर करते, उथल पुथल, ये पार्टी में गए, वो पार्टी में गए, अलायंसिंग अपने हिसाब से ताकि सरकार बनी रहे। चलिए, ये भी एक प्रक्रिया है राजनीति का। लेकिन आपके लिए क्या? आपके लिए तो एक ही है, समाज में आप रहते किसी भी धर्म समुदाय के हैं
चुनाव के समय में चलिए कोई अपने हिसाब से अपने पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन समाज तो एक ही है, जिस क्षेत्र में रहते हैं वो तो एक ही है, आपका जीवन मरण उसी जगह पे होनी है। तो आप सबको लेकर के चलिए, सबके साथ जो है अच्छे से व्यवहार रखिए, सब लोग जो सो एकजुट रहेंगे तो जाहिर सी बात है कभी भी कोई भी गलत मंशा वाले जो सो इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। टूट नहीं होनी चाहिए। मेरा यही कहने का मतलब है कि इस चीज़ों को समझे, सारे लोग किसानों के साथ खड़े रहे, उनके वजह से जो है सो हर के हर घर में खाने पीने का सब कुछ है। और सरकार बहुत ही तामझाम और बहुत इधर उधर जो है सो करती है, गुमराह करती है, ये भी सबको पता है। तो किसानों के साथ हम लोग खड़े रहें, अपने देश के साथ खड़े रहें, अपने इस तिरंगे के लिए, अपने संविधान के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार रहें, क्योंकि देश है, संविधान है, ये तिरंगा है, इंसानियत है, तभी हम किसी धर्म के हैं और तभी हम जो है अच्छे इंसान कहलाएंगे, तभी हम अपने देश को जो है सो विकासशील बनाएंगे, विश्व गुरु बना सकते हैं, सिर्फ लफबाजी से नहीं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। दुआओं में याद रखिए। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल।